हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पर स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे यूपी बोर्ड से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराया जाता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। जो भी लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। आज हम लोग देखा जाएगा क्लास 12 का बायोलॉजी, संपूर्ण बायोलॉजी का क्वेश्चन से देखा जाएगा, जिसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। जो शॉर्ट से लेकर के 1 से 2 नंबर वाले जो भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उस सबको कवर किया गया है इस वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग अच्छा से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और रफ लेकर के बैठिएगा और उसमें नोट डाउन करते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आप लोग को नहीं आएगा उस क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो में 10 से 20 क्वेश्चंस तो नहीं हो सकता है। पूरे संपूर्ण किताब का, संपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चंस को इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोग अच्छा से बैठ करके अच्छा से पढ़िएगा। तो चलिए आज हम लोग देखा जाएगा ऑल एमसीक्यूज करके, जो बायोलॉजी 12 के अंतर्गत होगा कि ऑल एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखा जाएगा और चैप्टर वाइज करके देखा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऐसे करके देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा जो फर्स्ट चैप्टर, जो आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी 30% कटने के बाद से जो भी चैप्टर्स है उसके में देखा जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर को देखा जाएगा, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है सारे क्वेश्चंस को इसमें मेंशन किया गया है। 1 नंबर से लेकर के 2 से 3 नंबर तक हर एक प्रकार की क्वेश्चंस यहां से सॉल्व होगा। तो आप लोग अच्छा से देखते रहिएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। जो पुष्प होता है उसके नर भाग कौन प्रदर्शित करता है, कि नर कौन है मादा कौन है। तो जो नर भाग प्रदर्शित करता है वो पुमंग होता है, जो मादा भाग प्रदर्शित करता है वो जयांग होता है। इसी तरह करके आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा और इंटरेस्ट से करके एमसीक्यूज को पढ़िएगा, तब आप लोग को और ज़्यादा मजा आएगा। जो भी पुमंग था उसका एक और भाग, उसका एक और नाम भी होता है जिसे पुंकेसर भी कहा जाता है, और मादा का स्त्री केसर बोला जाता है। देखिए यहाँ पे पुंकेसर होगा कि आवृतबीजी पौधों में नर जननांग क्या होता है, पुंकेसर होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखा जाएगा कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है। तो 4 होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें वही क्वेश्चंस को दिया गया है जो आप लोग के जब से यूपी बोर्ड एग्जाम्स हुआ, जब से एनसीईआरटी बुक्स लागू हुआ है तब से लेकर के 2023 तक जो भी क्वेश्चंस आप लोग को पूछा गया है उसी क्वेश्चंस को मेंशन किया गया इसमें। तो देखिए जो भी एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की जो संख्या होती है टोटल 4 होता है। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तब 50 होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी ऐसे करके विभाजन होता रहा है, 1 से 2 और 2 से फिर 2, तो यानी 1 से 4 बनेगा ऐसे करके। तो लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो 50 टोटल होंगे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले देखा जाएगा कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो टोटल 28 यानी 28 होंगे। और देखिएगा आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में लघु बीजाणुओं के अंतर्गत इससे सटीक में से एक क्वेश्चंस आप लोग के आता है एमसीक्यू करके। तो आप लोग इसको अच्छा से देख करके और सॉल्व करके समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ब्रेन जुड़ा होता है क्या कहलाता है। तो नाभिक कहलाता है। और ये भी जो टॉपिक जो भी है आप लोग को चित्र के माध्यम से भी प्रोवाइड कराया गया है, जो इसी चैनल पे ऑल संपूर्ण करके बुक का चित्र को मेंशन किया गया। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। जो भी एनसीईआरटी से अंतर्गत है सारे एनसीईआरटी से अंतर्गत को चित्र को उसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट से क्वेश्चन को देखते हैं कि निभाग किस में पाया जाता है। तो बीजांड में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर कैसा होता है? तो उसमें 7 कोशिकीय अवस्था पाई जाती है और 8 केंद्रकीय अवस्था पाई जाती है। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया, देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि जो अंड समुच्चय होता है, तो अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है? अंड एवं सहायक कोशिका निर्माण होती हैं। साइड साइड से 1 2 3 कोशिकाएं होती हैं जो ए और ए सहायक कोशिकाएं होती हैं, और जो बीच वाला होता है बीजाणु में वो अंड कोशिकाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं? तो अंड कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? निभागीय छोर पे, जो ऊपर की तरफ जो 3 कोशिकाएं बना है, आप लोग फिगर में जरूर इसको देखिएगा, वहां से मालूम चल जाएगा। ये ऊपर वाले कोशिकाएं को निभागीय छोर पे जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? तो निभागीय छोर पे होती हैं। चलिए अब इसी तरह करके बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि एक ही पादप के पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। नेक्स्ट है कि साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? तो कीटों के द्वारा साल्विया में परागण होता है, जो एक पुष्प या पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? त्रिगुणित। त्रिगुणित, इसका सिग्नल ध्यान दीजिएगा। द्विगुणित भी होता है जिसे 2n के माध्यम से भी संकेत किया जाता है, और एक अगुणित होता है जिसे n से भी संकेत किया जाता है। तो इसमें आवृतबीजी पौधों के जो भ्रूणकोश होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? त्रिगुणित, यानी 3x होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखा जाएगा, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? तो बीजांडकाय का अवशेष है। इसी तरह करके अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखा जाएगा कि कौन सा फल एक कूट यानी असत्य फल होता है? तो सेब जो फल है वो असत्य फल है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? वेलिसनेरिया। देखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है कि किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? वेलिसनेरिया। नेक्स्ट है कि किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है? आवृतबीजी में। नेक्स्ट कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रो पंचानन महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? प्रशल्क कहते हैं। और नेक्स्ट है कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणकोश कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। तो आप लोग को जितना भी पुष्पी पादपों से अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस थे उसमें प्रोवाइड कराया जा चुका है। अब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, सेकेंड चैप्टर को देखा जाए। अब सेकेंड चैप्टर को देखा जाएगा कि मानव जनन क्या है। अब मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत जो भी इससे क्वेश्चंस बनेगा एमसीक्यू करके और 1 से 2 नंबर का सबको डिटेल में देखा जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा कि एंड्रोजन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? ये भी लीडिंग कोशिका के ही द्वारा एंड्रोजन भी स्रावित होता है। ऐसे करके आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कार्पस ल्यूटियम, एक कार्पस ल्यूटियम होता है, कहाँ स्थित होता है? तो अंडाशय में होता है। नेक्स्ट है कि स्त्री में अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? कार्पस ल्यूटियम। इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और अच्छा से एमसीक्यू को सुनिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम किससे संबंधित होता है? तो गर्भाशय से। नेक्स्ट है कि योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? बार्थोलिन ग्रंथि होता है जो योनि के द्वार पे पाई जाती है। नेक्स्ट को देखा जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो स्त्रियों में आतर्व चक्र यानी एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल सामान्यतः कितने दिनों का होता है? 28 से 29 दिनों का होता है। नेक्स्ट है कि विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस भ्रूण क्या कहलाता है? तूतक कहलाता है।
ऐसे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को आनंद से देखते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भ्रूण का रोपण यानी इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? तो ब्लास्टूला अवस्था में रहता है। ये देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, तो आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचन करता है। चलिए अभी अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं जो जनन स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। अब इससे भी जो भी महत्वपूर्ण आईएमपी नहीं, वेरी मोस्ट आईएमपी जो भी क्वेश्चंस होगा डिटेल में देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? तो भ्रूण को गर्भाशय भित्ति में रोपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सन 1951 ईस्वी में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वैसेक्टोमी किससे संबंधित होता है? ये पुरुष नसबंदी से संबंधित होता है। और नेक्स्ट है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये देखिएगा जो वैसेक्टोमी होता है मादा में ट्यूबेक्टोमी से संबंधित होता है, पुरुष में वैसेक्टोमी से संबंधित होता है। आईवीएफ तकनीक का अन्य नाम क्या है? परखनली शिशु तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। आईवीएफ जो तकनीक होता है ये भी शिशु से रिलेटेड होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब वो भी चैप्टर्स जो भी उसके अंतर्गत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस था वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है कि वंशांगति और विविधता। अब इसके बारे में वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस को इसमें देखते हैं कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। ऐसे करके आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है। तो यहाँ पर फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 होता है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? 1:1:1:1। ऐसे करके आप लोग इस रेशियो को जब फार्मूला के हिसाब से जब सेट करेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप, तो आप लोग को डिटेल में मालूम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात क्या होगा? तो यह भी है कि 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में एवियो रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? 6। नेक्स्ट को देखते हैं कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होता है? तो पिता यानी फादर्स के गुणसूत्र के हिसाब से मनुष्य में जो भी लिंग गुणसूत्र सेट होता है। ऐसे करके आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वाले टॉपिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं कि होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? तो वाई क्रोमोसोम पर। एक डिजीज है कि दात्र कोशिका आरक्तता, सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? तो वैलिन। 6 पोजीशन वैलिन के जगह पे ग्लूटामिक एसिड आकर के जुड़ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकार जन्मजात उपापचयी त्रुटि है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज है जो जन्मजात के माध्यम से भी उपापचयी त्रुटि कहलाता है। नेक्स्ट देखा जाएगा कि टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? गुणसूत्री विकार के उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम। देखिएगा ये बार बार आप लोग की यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंगोली जड़ता किस अलिंग गुणसूत्र की अकाद्य सूत्रता के कारण होता है? जैसे डाउन सिंड्रोम, मंगोली जड़बुद्धिता के भी नाम से जाना जाता है। तो एक सामयिक जोड़ी गुणसूत्र के कारण मंगोली जड़ता रोग होता है। तो चलिए ये भी चैप्टर्स आप लोग को कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर को अब देखते हैं, जो भी इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा इस सबको देखा जाएगा वंशांगति आणविक के आधार के अंतर्गत। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो उनका नाम है एल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेज का नियम। इसे शॉर्टकट में हर्शे एवं चेज भी करके आप लोग को ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है?
तो दो चीज़ों से मिलकर होता है, या तो यूक्रोमेटिन हो सकता है, नहीं तो हेट्रोक्रोमेटिन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? यूरेसिल के द्वारा होता है, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सुकेंद्रकीय जीवों में कितने प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है? तो टोटल 3 प्रकार के सुकेंद्रकीय जीवों में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन के कृत्रिम संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मैथाई ओकावा, निरेनबर्ग एवं खुराना को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिथियोनिन का शॉर्ट है कि MET संकेताक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है? मिथियोनिन के लिए होता है। जैसे एक कोडॉन होता है और एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, तो मिथियोनिन स्टार्ट कोडॉन भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है? अनुवादीकरण कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण से प्रारंभन है तो प्रारंभिक कूट क्या है? AUG। अच्छा सॉरी, वो मिथियोनिन नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रारंभन कोडॉन होता है AUG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि लैक ओपेरॉन किसकी उपस्थिति में क्रियाशील होता है? लैक्टोज की उपस्थिति में क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है कि लैक ओपेरॉन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन किन जीवों में होता है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा कि लैक ओपेरॉन में रिप्रेसर प्रोटीन किससे जुड़ता है? तो प्रचालक से जुड़ता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि किसी जीव में गुणसूत्रों के एक सेट पर उपस्थित कुल DNA क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। और आप लोग DNA से लेकर के हर एक स्ट्रक्चर्स को इसी चैनल पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभन किसने किया था? तो डॉक्टर लालजी सिंह व डॉक्टर VK कश्यप के नाम से जाने जाते हो। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के नाम से प्रारंभ किया था। चलिए ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखा जाएगा जो विकास के अंतर्गत आएगा, और इससे जो भी हाईलाइट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है डिटेल में इस क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादन किया था? कांट एवं लाप्लास ने। देखिएगा ये भी पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सी सिद्धांत दिया गया था? तो बिग बैंग सिद्धांत करके दिया गया था, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में किसने प्रथम प्रयोग किए थे? मिलर एवं यूरे ने। इनका प्रयोग भी ज्यादा चला और इन्हीं का प्रयोग मान्य भी हुआ था, मिलर का प्रयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात क्या था? देखिएगा बार बार क्वेश्चन पूछने को मिला और आप लोग सेट पेपर में भी इसको देखे होंगे, 2:1:2। नेक्स्ट है कि कोसरवेट्स नाम किसने दिया था? ओपेरिन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को देखा जाएगा। तो विभिन्न कीटों के मुख यानी उपांग किसके उदाहरण है? समजातता के। मछलियों के पंख एवं हवेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? समरूपता दर्शाते हैं, जैसे एक दूसरे से लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी क्या होती है? नियोपिलाइना। देखिएगा कनेक्टिंग लिंक भी आप लोग से पूछता रहता है, तो आप लोग अच्छा से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी किसे मानी जाती है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्की यानी एक प्रकार के पक्षी का नाम ही है, तो सरीसृपों से अंतर्गत रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी कौन होता है? यूग्लिना होता है। इसी तरह करके आप लोग क्वेश्चंस को देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि पुनरावृत्ति सिद्धांत यानी रेपिटेटिव सीक्वेंस को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अंश हिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन प्रतिपादन दिए थे और किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में होने वाले परिवर्तनों में किसका योगदान नहीं होता है? तो समान वातावरणीय दशाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चंस को अब देखा जाएगा। जो हाईलाइट क्वेश्चंस है कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डी व्रीज ने। अब ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर को देखा जाएगा कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग, डिजीज,
हेल्थ एवं डिजीज के माध्यम से देखा जाएगा। इनसे भी जो भी हाईलाइट क्वेश्चंस और सटीक क्वेश्चंस जो भी बनेगा उसको देखा जाएगा, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के तहत आता रहेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। या तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन होता है। एडिज मच्छर होता है जो हड्डी तोड़, भी ऑप्शंस में आप लोग को दे सकता है, नहीं तो डेंगू केवल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिज एजिप्टाई किसका वाहक होता है। डेंगू या बुखार का होता है। डेंगू बुखार जो होता है डिजीज, उसका वाहक एडिज एजिप्टाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत ज्वर का वाहक कौन है। एडिज मच्छर होता है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है। साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। तो टाइफाइड जो डिजीज है उसका परीक्षण या टेस्ट बिडाल परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि टीबी के टीके का नाम क्या है। तो टीबी के टीके का नाम बीसीजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के लिए परिणाम स्वरूप क्या होता है। ल्यूकेमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम से प्राप्त मार्फिन क्या कहलाता है। एल्केलाइड कहलाता है। देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अफीम से प्राप्त मार्फिन क्या है। एल्केलाइड होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि विनिवर्तन संलक्षण का कारण क्या है। तो ड्रग का अचानक बंद कर देना किसी मनुष्य को विनिवर्तन संलक्षण का कारण प्रतीक होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज क्या है। तो एंटीबॉडीज प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए शरीर किस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है। इंटरफेरॉन। सबसे पहले जो भी बाहरी वातावरण से जो भी इन्फेक्शन से बॉडी लड़ता है इंटरफेरॉन्स के माध्यम से लड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भक्षण प्रक्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है। मेचनिकॉफ। जो भक्षण जो भी कोशिकाएं भक्षण करते उसका खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी सीरम में क्या होता है। एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट है कि सीरम में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रतिरक्षी यानी कौन सी होती है। आईजीजी। जो मिल्क में भी यही इम्यूनोग्लोब्युलिन पाया जाता है आईजीजी करके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ये भी चैप्टर्स आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या क्या है। तो इसमें हाईलाइट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। स्विच चीज में बड़े बड़े छिद्रों की उपस्थिति के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरमनी जो होता है वो स्विच चीज में बड़े बड़े छिद्रों की उपस्थिति में उत्तरदायी होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप किस गैस के कारण होता है बनने के कारण। तो CO2 के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि शर्करा से एल्कोहल को उत्पादन करने वाला कवक कौन होता है। ईस्ट होता है। आप लोग अच्छा से इस वीडियो को देखते रहिएगा और बायोलॉजी के संपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक शब्द किसने प्रतिपादित किया। वाक्समैन ने। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है कि प्रथम सत्य वैक्सीन की खोज किसने की थी। लुईस पास्चर ने। देखिएगा ये बार बार क्वेश्चंस पूछा रहता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस जीवाणु के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। मीथेन, जिसका संकेत है CH4। आप लोग ऐसे भी इसको करके आप लोग के बोर्ड एग्जाम में CH4 भी करके दे सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि बायोगैस उत्पादन के पश्चात संयंत्र में शेष रही सामग्री का उपयोग किसमें किया जाता है। खाद में। जो भी बायोगैस बनता है उसका जो अवशेष सामग्री होता है खाद में यूटिलाइज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीव किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस के माध्यम से। और इसका फुल फॉर्म भी होता है बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो एक प्रकार का जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन पाया जाता है। राइजोबियम यानी लेगुमिनोसोरम। ये जो सहजीवी का काम करते हैं। चलिए वो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर्स को देखते हैं
और इसके भी चैप्टर्स के अंतर्गत जो भी हाईलाइट क्वेश्चंस रहेगा उसको मेंशन किया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में डिटेल देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा जाएगा कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, एंडोन्यूक्लिएज। ये डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि कौन डीएनए के रासायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज के नाम से जीन अभियांत्रिकी की नींव एंजाइम की खोज से पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि इको आर1 एंजाइम का स्रोत जीव क्या है, तो इस्चेरेचिया कोलाई RY13, ये इको आर1 का नाम है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लिएज का उपयोग आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में किसके लिए किया जाता है, तो डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रारूप सेकेंड के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के सफल क्रियान्वयन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो मैग्नीशियम आयन। देखिएगा डबल प्लस, यहाँ पे डबल प्लस का संकेत देखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में Mg2 Mg+ करके देगा और आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, Mg+2 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो लाइगेज। नेक्स्ट है कि एस डीएनए को डीएनए टेम्पलेट पर किस एंजाइम की सहायता से संश्लेषित किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है जो एसएस डीएनए के टेम्पलेट पर एंजाइम की सहायता से संश्लेषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं, तो इस्चेरेचिया कोलाई और एक पूछयुक्त जीवाणुभोजी होता है। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संभाव्य PVR 322, देखिएगा बार बार आप लोग को क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा MCQ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक में डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणुभोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण क्या कहलाता है, पारगमन कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चंस चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर्स यानी जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग को देखा जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ट्रांसजेनिक पादप के निर्माण हेतु किस जीवाणु के TI प्लाज्मिड में विशिष्ट जीन को पुनः स्थापित करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। देखिएगा आप ये चित्र के भी माध्यम से बताया जा चुका है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री फसलों को आनुवंशिकीय रूपांतरित बनाने के लिए जीन स्थानांतरण की किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो TI प्लाज्मिड। बीटी यानी बैचलर थुरिंजेंसिस कपास किस प्रकार का पादप है, तो पारजीनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेता है, जीवाणु। नेक्स्ट है कि जीवाणु बैचलर थुरिंजेंसिस में यानी बीटी उपस्थित किस जीन के प्रभुत्व से पादपों में कीट प्रतिरोधकता का विकास होता है। देखिएगा बार बार पूछा गया है, क्राई जीन होता है एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है कि फ्लेवर सेवर किसकी जीएम फसल है, टमाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि गोल्डन राइस की क्या विशेषता है, तो बीटा कैरोटीन की अधिकता होता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सी तकनीक है जिसके उपयोग के कारण फसलों के बीजों को दोबारा नहीं उगाया जा सकता, टर्मिनेटर तकनीक है। क्योंकि एक ही पूर्वज से बार बार यदि उसका संकरण कराया जाए तो वह टर्मिनेटर प्रोटीन के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि उसका लक्षण प्रदर्शन कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए बार बार अलग अलग कराया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि एडवर्ड शेफर में किस हार्मोन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी। देखिएगा इंसुलिन वाला टॉपिक्स भी बार बार पूछा जाता है। चलिए चैप्टर्स आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है कि जीव और पर्यावरण, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसे पारिस्थितिकी के जनक के रूप में माना जाता है, रामदेव मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है, प्रो रामदेव मिश्रा।
नेक्स्ट है कि इकोटॉन का निर्माण कैसे होता है? दो पारितंत्रों के जुड़ने से होता है इकोटॉन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीशियम के लिए कैसा आयु पिरामिड प्राप्त होगा? त्रिभुजाकार होगा। नेक्स्ट है कि संभार समष्टि में कैसा वक्र मिलता है? एस वक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि लाइकेन में फंगस तंतु किससे पोषण प्राप्त करते हैं? शैवाल से। नेक्स्ट है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वभोजिता कहते हैं। ऐसे करके आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि प्रतिजीविता किसका उदाहरण है? अंतरजातीय स्पर्धा का उदाहरण है। चलिए ये भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर्स है पारितंत्र। अब पारितंत्र के अंतर्गत देखा जाएगा क्या क्या टॉपिक्स है और उस टॉपिक से मेन MCQ क्या बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब के पारितंत्र में जंतुपलव क्या है? शाकाहारी तथा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है कि उत्पादकों द्वारा निर्मित कुल उत्पादकता क्या कहलाती है? तो सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छा से देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं MCQ क्वेश्चंस को कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा का या की मात्रा क्या कहलाती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा पारितंत्र नेट प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादकता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है कि परभक्षी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव कौन सी पोषी स्तर पे होती है? द्वितीय। नेक्स्ट है कि पादप, हिरण, शेर किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला होते हैं? जैसे देखिएगा इसका सिग्नल इस माध्यम से है। तो पादप, हिरण, शेर किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला से हैं? परभक्षी। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सिग्नल वही है सेम इस तरह करके कि वृक्ष, बंदर, परजीवी किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला? ये भी परजीवी ही है। पादप, कीट, मेढक, सर्प इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप में 100 किलो कैलोरी जूल या ऊर्जा है तो मेढक को कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी निरंतर आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? सदैव एक दिशीय होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं कि जैव विविधता एवं संरक्षण। इस पे हाईलाइट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस वैज्ञानिक के मत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन हो सकती है? रॉबर्ट में। रॉबर्ट एक वैज्ञानिक है, उनके मत के अनुसार ये बताया गया था। फिर देखिएगा कि नेक्स्ट है कि कौन सा जीव समूह कुल जंतुओं के 70% भाग को प्रदर्शित करता है? कीट। ये सबसे ज़्यादा भाग होता है। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट में यानी के अनुसार अभी तक कुल कितने प्रतिशत जातियों की खोज हो पाई है? 22%। टोटल यहाँ पे जातियों की प्रतिशत भी बताया गया है। तो आप लोग चैप्टर को देखेंगे तो डिटेल में मालूम चलेगा, जो इसी चैनल पे चैप्टर को बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अक्षांशीय प्रवणता बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित होता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। तो आप लोग अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा और बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्वेश्चंस है, नहीं आता होगा तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को देख करके बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, क्योंकि जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा, न्यू अपडेट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया ही जाएगा। तो आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है धन्यवाद।
मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।